विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जी मान सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मेरी इस कक्षा के पार्ट 3 में मैं आपसे बात करूंगा पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ जालोर विद दिल्ली सल्तनत। इससे पहले कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत मैंने आपसे बात की कि किस प्रकार से जालोर की सोनगरा चौहान राजपूत राज्य ने दिल्ली सल्तनत के साथ किस प्रकार से संघर्ष की और प्रतिरोध की नीति को अपनाया। जो प्रतिरोध की नीति उदय सिंह के समय में प्रारंभ हुई और जिसका चाचिक देव और सामंत सिंह ने बखूबी अनुकरण किया, वह प्रतिरोध की नीति समर सिंह के उत्तराधिकारी, सामंत सिंह के उत्तराधिकारी कानड़देव सोनगरा के समय में अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची। कानड़देव सोनगरा के समय में चौहान सत्ता का दिल्ली की खलजी सत्ता के साथ संघर्ष हुआ था और विद्यार्थियों 1296 से लेकर 1316 तक का समय दिल्ली की शक्तिशाली खलजी सत्ता के शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खलजी का समय था, जो अपने समय का सबसे बड़ा निरंकुश सुल्तान था और जिसकी नीति थी कि किसी भी राजपूत रियासत को स्वतंत्र नहीं रखा जाए। तो इसी नीति के तहत अलाउद्दीन खलजी ने जालोर पर हमला करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खलजी के जालोर पर हमले करने के पीछे बहुत सारे कारण निहित थे और इन सभी कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें उन्हें स्रोतों को भी देखना पड़ेगा जिनसे कि हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारे पास इस बारे में जो भी स्रोत उपलब्ध है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमें जो मिलता है पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध, राजस्थानी विवरण, बाता वीरमदेव सोनगरारी, बरनी के विवरण, फरिश्ता के विवरण और हाजी उद्दबीर के विवरण। कुछ इस प्रकार के विवरण हमारे सामने उपलब्ध है और इसके साथ ही साथ मोहता नैन्सी के विवरण। तो इन तमाम विवरणों के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जालोर के शासक कानड़देव सोनगरा ने अलाउद्दीन खलजी के साथ संघर्ष किया। विद्यार्थियों, यदि हम पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध और राजस्थानी ग्रंथ बाता वीरमदेव सोनगरारी उसका अवलोकन करें तो हम ये पाएंगे कि हमें इस विवरण के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये था कि जब 1298 में सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने गुजरात पर हमला करने का निश्चय किया और ये तय हुआ कि गुजरात पर हमला करने, काठियावाड़ को लूटने और सोमनाथ मंदिर का विध्वंस करने का निश्चय किया, तो यह सेना जालोर से निकाले जाने का निश्चय किया। लेकिन जब ये बात कानड़देव सोनगरा को पता चली तो उसने स्पष्ट रूप से मुस्लिम सेनाओं को जालोर में से प्रवेश की अनुमति नहीं दी और चूंकि समय की नज़ाकत को देखकर अलाउद्दीन खलजी ने सेनाएं जालोर से नहीं निकाली बल्कि इन सेनाओं को मेवाड़ के रास्ते से निकाला गया और ये सेनाएं मेवाड़ होते हुए गुजरात और काठियावाड़ में लूटपाट की इन सेनाओं ने और सोमनाथ के मंदिर को लूटा और सोमनाथ के मंदिर की मूर्ति के टुकड़े भी कर दिए। 5 टुकड़ों की हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन जब ये सेनाएं वापस दिल्ली लौट रही थी तो इन सेनाओं के कमांडर उलुग खान और नसरत खान ने कानड़देव सोनगरा की कतई परवाह नहीं की और ये तय किया कि ये सेनाएं जालोर से होते हुए दिल्ली वापस जाएगी। और जब ये सेनाएं जालोर के नज़दीक आकर रुक गई और इन्होंने जालोर के नज़दीक पड़ाव डाला तो कानड़देव सोनगरा ने अपने मंत्री जैता देवड़ा को इस उद्देश्य से भेजा कि वह शाही सेनाओं के पास जाकर अपना प्रतिरोध दर्ज कराए, विरोध दर्ज कराए और दूसरी बात यह कि शाही सेना की वास्तविक स्थिति को देखे कि क्या स्थिति है। तो जब जैता देवड़ा वहाँ पर गया तो जैता देवड़ा ने स्थिति को काफ़ी गौर किया और उसने कानड़देव को ये सलाह दी कि अभी हमला करने का मुनासिब वक्त नहीं है। एक्चुअली कुछ सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही कि जैता देवड़ा वहाँ नए मुसलमानों से, नवीन मुसलमानों से मिल गया जिनका लूट के माल के वितरण को लेकर उलुग खान और नसरत खान से विवाद हो गया था और इसके तहत ये तय हुआ कि जब नए मुसलमान विद्रोह करेंगे तो उस वक्त जालोर की सेनाएं भी शाही सेना पर हमला कर देगी। और यही हुआ जब नए मुसलमानों ने उलुग खान और नसरत खान की शाही सेना के शिविर में लूटपाट चालू की तो जालोर की सेनाओं ने भी हमला किया और वह काफ़ी माल जो कि वे लोग गुजरात से लूट कर लेकर आए थे उन्होंने वापस छीन लिया। और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि जो
सोमनाथ मंदिर की मूर्ति के टुकड़े थे उनको भी वापस उन्होंने लेकर यहाँ अपने यहाँ पे मंदिरों में स्थापित किया। तो वहाँ से खलजी सेनाएं वापस लूटपाट से अपने आप का बीच बचाव करते हुए सेनाएं वापस दिल्ली की तरफ आ गई। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि सुल्तान अलाउद्दीन खलजी कान्हड़ देव सोनगरा को उसकी इस हरकत के लिए दंडित करना चाहता था, इसलिए जालोर पर हमला करने का निश्चय किया गया। इसके अलावा यदि हम कुछ और मुस्लिम विवरणों को देखें, जैसे कि हमें फरिश्ता का विवरण मिलता है। फरिश्ता के विवरण से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खलजी ने येन केन प्रकारेण कान्हड़ देव सोनगरा को अपनी कूटनीति के द्वारा अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। और जब कान्हड़ देव सोनगरा अलाउद्दीन खलजी की अधीनता स्वीकार करके दिल्ली दरबार में रहने लगा तो उसको अपनी अपमानजनक स्थिति का एहसास हुआ और उसको बड़ी तकलीफ हुई, वो वहाँ से निकलना चाहता था। और इसी बीच कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने राजस्थान के राजपूतों की वीरता को ललकारा। तो कहते हैं कि कान्हड़ देव इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया और उसने अलाउद्दीन को चुनौती दी कि वह जालोर पर हमला करके दिखाए, और कान्हड़ देव वहाँ से निकल गया। और इस बात को लेकर अलाउद्दीन खलजी नाराज हुआ और उसने जालोर पर हमला किया। फरिश्ता की इस बात का समर्थन हाजी उद दबीर भी करता है, लेकिन यह बात तर्की कसूरियों पर खरी नहीं उतरती कि यह संभव नहीं कि पहले कान्हड़ देव सोनगरा अलाउद्दीन खलजी की अधीनता स्वीकार करे और फिर उसको दरबार में चुनौती दे और जालोर पर आमंत्रित करने के लिए वातावरण तैयार करे। इसके अलावा हमें एक विवरण और मिलता है जिसका उल्लेख मुहम्मद नैन्सी और आपके पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हड़ देव प्रबंध में मिलता है। इसके मुताबिक यह है कि जालोर का राजकुमार वीरमदेव जो कान्हड़ देव का बेटा था और वह अपने दिल्ली प्रवास के दौरान उसका प्रेम अलाउद्दीन के महल में रहने वाली एक राजकुमारी से हो गया। और जब अलाउद्दीन को यह पता पड़ा तो उसने राजकुमारी को डराया धमकाया, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। तो अलाउद्दीन ने वीरमदेव को यह कहा कि तुम इससे शादी कर लो और मुसलमान हो जाओ, लेकिन वीरमदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और वीरमदेव वापस जालोर हो गया। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने नाराज होकर एक शक्तिशाली सेना जालोर के खिलाफ भेजी और उस वक्त राजकुमारी फिरोजा जो वीरमदेव से प्रेम करती थी वह भी साथ आई और वह कान्हड़ देव के महलों में गई। कान्हड़ देव ने कहते हैं कि उसका स्वागत सत्कार किया, लेकिन वीरमदेव से उसका विवाह करने से मना कर दिया क्योंकि वो मुसलमान थी। तो वह राजकुमारी फिरोजा वापस आ गई और अब कहते हैं कि मुस्लिम सेनाओं ने जालोर के ऊपर भयानक हमला किया और वीरमदेव लड़ते लड़ते मारा गया और बाद में वीरमदेव का सर अपने साथ रखकर राजकुमारी सती हो गई। तो इस प्रकार का विवरण में मुहम्मद नैन्सी की रचनाओं में मिलता है और जिसका उल्लेख पद्मनाभ अपने ग्रंथ कान्हड़ देव प्रबंध में करता है। लेकिन इन बातों की पूरी पुष्टि नहीं हो पा रही क्योंकि यह एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है इसका, अपने पद्मनाभ का राजपूती दृष्टिकोण जिससे प्रेरित होकर वो बात कर रहा है। हालांकि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा इनमें से कुछ बातों को सत्य मानते हैं और वो ये कहते हैं कि पद्मनाभ के विवरण और बाता वीरमदेवरी जो विवरण है वो फरिश्ता से और हाजी उद दबीर से पहले के विवरण है, इसलिए इनको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाना चाहिए। तो वो इस बारे में अपना इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते। चाहे जो भी हो, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अलाउद्दीन जैसे शक्तिशाली सुल्तान के लिए जो हर प्रकार से किस राजपूत स्टेट को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, वह किसी भी स्थिति में जालोर जैसी एक ऐसी रियासत को जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी सामरिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, चाहे गुजरात के ऊपर कंट्रोल रखना हो तो जालोर को कंट्रोल करना जरूरी था, और चाहे मेवाड़ के ऊपर नियंत्रण को, चित्तौड़ के ऊपर अपने नियंत्रण को मजबूत रखना हो तो भी जालोर पर नियंत्रण को रखना जरूरी था। तो इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग तैयार की गई और एक शक्तिशाली सेना कमालुद्दीन गुर्ग और नायब मलिक के नेतृत्व में रवाना की गई और इस सेना ने जालोर पर अधिकार करने से पहले जालोर से कुछ मील की दूरी पर स्थित सिवाना का दुर्ग जो कि जालोर के प्रभाव क्षेत्र में था और उस वक्त शीतल देव चौहान के पास था, शीतल देव ने इस दुर्ग की भरसक रक्षा की और इतना मजबूती के साथ मुकाबला किया कि अलाउद्दीन का एक महत्वपूर्ण सेनानायक नाहर खान इसे मारा गया। अलाउद्दीन ने इस बार षड्यंत्र का सहारा लिया और एक विश्वासघाती बावले की मदद से उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जो कि जलकुंड माना जाता था, पेयजल का स्रोत था और उसको उसने दूषित करवा दिया। तो उस जल को दूषित होने के कारण किले के लोगों ने उसको पीने से मना कर दिया और ऐसी स्थिति में राजपूतों ने किला खोलकर अलाउद्दीन खलजी की सेनाओं से आमने सामने का मुकाबला किया
और शीतलदेव वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया और उसका सर काट दिया गया। इसके बाद अलाउद्दीन सिवाना के किले की बागडोर मलिक कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप कर चला गया। तो और इसके साथ साथ सिवाना पर जब अधिकार किया गया तो इसके आसपास के क्षेत्रों में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने लूटपाट के एक भयानक दौर को चालू किया। भीनमाल के अंदर बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया गया, मंदिरों को नष्ट किया गया, सांचौर के अंदर मंदिर तोड़ दिए गए और देवालयों और उनकी प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया। तो जब इन तमाम बातों की खबर पास में स्थित जालोर के कानड़देव सोनग्रा को लगी तो उसने मुकाबला करने का निश्चय किया। उसने अपने बेटे वीरमदेव और भाई मालदेव को अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त किया और इसके अलावा उसने आसपास के राजपूतों से सहयोग मांगा और एक अलाउद्दीन खिलजी की सेना के एक छोटे से टुकड़े को हराया। और लेकिन इसके बाद मलिक नाइब ने अपनी सेना को संगठित किया और एक बार फिर उसने जालोर की तरफ बढ़ने का निश्चय किया। हालांकि जालोर के प्रारंभिक हमले में मलिक नायब और कमालुद्दीन गुर्ग कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस बार अलाउद्दीन खिलजी खुद वहां पर आ गया और जालोर का उसने मजबूती के साथ घेरा डालने का निश्चय किया। इसके अलावा गुलबैस्त को इस सेना की कमान सौंपी गई और जालोर के किले को घेर लिया गया। विद्यार्थियों, जालोर का दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्गों में से माना जाता था और यह युद्ध जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने जालोर की सेनाओं के साथ लड़ा गया था, काफ़ी भयंकर और काफ़ी वीरतापूर्वक ये युद्ध हुआ माना जाता है। और कहते हैं कि इस युद्ध के बारे में इतिहासकारों ने कहा है कि आब फटे धर उल्टे, आब फटे धर उल्टे, कटे बखतरा कोर, शीश कटे धड़ लड़ पड़े, न छूटे जालोर। अर्थात आब फटे, अर्थात कहते हैं कि चाहे भले ही आसमान फट जाए, धर उल्टे, चाहे भले ये पृथ्वी उल्टी हो जाए, आब फटे धर उल्टे, कटे बखतरा कोर, और शक्तिशाली जो लोहे का जिरब अख्तर होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, शीश कटे धड़ लड़ पड़े, सर कटने के बावजूद सिर लड़ रहा है, धड़ लड़ रहा है। इतनी भयानक लड़ाई होने के बावजूद भी जालोर पर अधिकार करना काफ़ी मुश्किल था। तो यह जालोर की इतनी ऐतिहासिक वीर गाथा थी, यह संघर्ष इतना ज़्यादा था कि जिससे अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को लोहे के चने चबा दिए। लेकिन इस बार फिर कानड़देव सोनग्रा के साथ विश्वास हुआ। इस बार फिर अलाउद्दीन ने अपनी कूटनीति का परिचय दिया और एक विश्वासघाती सरदार दहिया बीका को अपनी तरफ मिला लिया। और दहिया बीका जो कि जालोर का शासक बनने का लालच देख रहा था, उसने किले में जाने का एक गुप्त रास्ता अलाउद्दीन की सेनाओं को बता दिया और इसके साथ ही जालोर के कानड़देव सोनग्रा की ताकत काफ़ी हद तक टूट गई, क्योंकि अलाउद्दीन की सेनाएं अंदर आ गई थी। लेकिन जालोर के इन शासकों ने, इन राजपूतों ने वीरता का परिचय दिया और लड़ते लड़ते ये मारे गए। लेकिन इन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार करना पसंद नहीं किया। दहिया बीका को भी उसके विश्वासघात का दंड मिला, उसको उसकी पत्नी ने मार दिया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी जालोर की व्यवस्था का भार कानड़देव सोनग्रा के भाई मालदेव को सौंपकर पुनः दिल्ली लौट आया। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे बात की कि जालोर ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध किया। विद्यार्थियों, प्रतिरोध की यह वीर गाथा यहीं समाप्त नहीं होती है। इस वीर गाथा की अगली श्रृंखला में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान की राजपूत सत्ता के सिरमौर मेवाड़ के गुइलों के बारे में, मेवाड़ के राणा रतन सिंह की वीरता और शौर्य के बारे में, जिसने कि अलाउद्दीन को नाको चने चबवा दिए। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। विद्यार्थी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे की क्लास में आपसे चित्तौड़ के बारे में बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।